नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। अभी आपने देखा हफ्ते भर चला हुआ राजस्थान का पूरा राजनीतिक नाटक। हालांकि फिलहाल ऐसा लगता है कि राजस्थान में जो कांग्रेस पार्टी की सरकार है वो तो बच गई है, लेकिन वो सरकार कब तक बची है? अगर अभी सचिन पायलट है, कल को कोई और दूसरा नेता खड़ा हो सकता है मध्य प्रदेश की तर्ज पर या कर्नाटक की तर्ज पर, या उससे पहले एक और दो राज्यों में इस तरह की घटना हो चुकी है कि भाजपा ने जहां दूसरी पार्टियों की सरकार है वहां हटाकर अपनी पार्टी और की सरकार स्थापित कर ली है। तो क्या इसको ये माना जाए कि जो जनता के जरिए चुना गया जो नेता और जो पार्टी है, जनता की जो मर्जी है, जो मैंडेट जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, क्या उसका अपमान नहीं है? इसके अलावा बहुत बड़े सवाल पैदा हो रहे हैं कि क्या लोकतंत्र में जो चुनाव सबसे जो बुनियादी संस्था होती है, जो बुनियादी एक धरातल है, क्या उसके मायने धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं? क्योंकि चुनाव का जो नतीजा है, अगर जो सबसे बड़ी पार्टी है, सत्तारूढ़ पार्टी है फिलहाल केंद्र में, अगर वो चुनाव के नतीजों को अपनी मर्जी से बदलने की कोशिश कर रही है, तो लोकतंत्र के लिए इसके क्या मायने हैं? विपक्ष को किस तरह की भूमिका निभानी चाहिए? और इसके अलावा कई और महत्वपूर्ण सवालों के जवाब में जानने की कोशिश करूंगी। बेहद खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। रामचंद्र गुहा बैंगलोर से हमारे साथ वो जुड़ रहे हैं, जो कि जाने माने इतिहासकार हैं, इसके अलावा राजनीतिक टिप्पणीकार हैं और पब्लिक इंटेलेक्चुअल हैं, खासकर जो हमारे राजनीतिक जो गतिविधियां हैं जो उन पर नज़र रखते हैं और उस पर टिप्पणियां करते हैं लगातार। उनसे मैं कई सवालों के जवाब जानने की कोशिश करूंगी। सबसे बड़ी बात तो जिस तरह से उन्होंने कहा कि जो भारत में अब तक सिर्फ चुनाव को लेकर ये माना जाता था कि 2014 के बाद के दिनों में, उन्होंने ये कहा कि सिर्फ ऐसा लगता है कि चुनाव तक ही सिमट कर रह गया है भारत का लोकतंत्र, लेकिन अब जो है उस चुनाव के मायने भी कम हो रहे हैं। इसके अलावा जो एक बड़ा कंपैरिजन किया जाता है आज के दौर का कि जो अघोषित इमरजेंसी लगी हुई है, अघोषित आपातकाल है, क्या ये कहना ठीक होगा? किस तरह की वो सिमिलैरिटीज देखते हैं नरेंद्र मोदी और इंदिरा गांधी में? उस दौर में इंदिरा गांधी ने जो काम किया और इस दौर में जो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। रामचंद्र गुहा अपने आर्टिकल में ये भी लिख चुके हैं कि जो संस्थाएं इमरजेंसी के दौर में भी जिन्होंने समझौता नहीं किया था, जैसे भारत की सेना, भारत की फौज का वो जिक्र कर रहे हैं, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का उन्होंने जिक्र किया, वो भी आज ऐसा लगता है नतमस्तक हो गई हैं। क्या मायने हैं इस सब के भारत के विपक्ष के लिए, भारत के लोकतंत्र के लिए, धर्मनिरपेक्षता के लिए? इन सब सवालों का जवाब अगले आधे घंटे में रामचंद्र गुहा से लेंगे। सबसे पहले गुहा साहब, स्वागत है आपका बहुत बहुत द वायर में। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि ये बताइए कि पूरा जो राजनीतिक घटनाक्रम रहा अभी राजस्थान में, क्यों आप ये समझते हैं कि ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक है कि जनता ने जो मैंडेट दिया उसको सरकार, दूसरी पार्टी बदलने की कोशिश कर रही है? बिल्कुल। और ये जो मामला है पुराना है, और ऐसा नहीं है कि भाजपा ने ही शुरू किया। कांग्रेस की तो सरकार थी पहले, करीब हरियाणा में करीब 1967 में ये शुरू हुआ, लेकिन आया राम गया राम का की राजनीति कहते हैं। और एक विधायक थे, शायद उनका नाम कुछ राम, मेरा भी नाम राम है, लेकिन मुझे मुझे खरीदने कोई नहीं आता, वो दूसरी बात है। वो मैं खरीद भी मैं मुझे भी वो खरीद भी नहीं सकते, वो दूसरी बात है। लेकिन कोई विधायक थे, वो राम था उनका नाम, शायद, हाँ, पता नहीं क्या राम। लेकिन खास करके पिछले 3-4 सालों में ये ज्यादा हो गया है। और खास करके स्टेट असेंबली इलेक्शंस में, अभी लोकसभा में अभी नहीं पहुंचा है, पहुंच भी सकता है कि ये लेकिन अब देखेंगे कि गोवा में सरकार बनी थी, सबसे ज्यादा सीट कांग्रेस को मिले थे, लेकिन भाजपा ने सरकार बनाया क्योंकि छोटे छोटे दल थे, उनके एमएलए से उन्होंने कुछ समझौता करवाया। और मणिपुर में भी वैसा हुआ। कर्नाटक में देखेंगे जो सरकार थी जेडीएस और कांग्रेस की, उसको कैसे पलटाया गया। तो ये पिछले 3-4 साल में ज्यादा हो रहा है और भाजपा ही ज्यादा कर रही है, और इससे चुनाव का जो महत्व है ये भी कम हो रहा है। हम वोटर हैं, हम चुनते हैं किसी को और हम वोट डालते हैं, लेकिन इलेक्शन के बाद वो जो विधायक है कहीं और चला जाता है। तो ये बिल्कुल बिल्कुल ये तो बिल्कुल गंदा माहौल है। लेकिन गुहा साहब ये बताइए कि अगर एमएलए बिकने को तैयार है और दूसरी पार्टी के पास पैसा मौजूद है, ऐसा कोई कानून तो नहीं है? आप सिर्फ नैतिकता की दुहाई दे सकते हैं, आप मोरालिटी की दुहाई दे सकते हैं, लेकिन इस पार्टी ने तो पिछले कई साल में हमें दिखा दिया है कि पब्लिक मोरालिटी, जिसे एक आम जबान में कहा जाता है कि एक नैतिकता जो आम जनता की नजर में, उसकी तो ये परवाह नहीं करते। तो अगर नहीं करती है कोई पार्टी, तो आप कैसे रोक सकते हैं? नहीं, रोक तो नहीं सकते, लेकिन इसीलिए जो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, वो बिल्कुल, मैं समझता हूँ इस मामले में उनको कुछ करना चाहिए। ये जो इलेक्शन बॉन्ड जो बीजेपी वाले लाए कि
हमारे जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं वो पार्टी को पैसा दे सकते हैं। और आप तो जानते 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 हो सरकार धमकी कैसे देती है। कोई बड़ा पूंजीपति हो, कोई बड़ा उद्योगपति हो, अगर वो पैसा ना दे, उसके पीछे टैक्स अथॉरिटी चला देंगे, आईबी कर देंगे, रेड कर देंगे, लाइसेंस कटवा देंगे। तो इससे एक तो बात है, ये हमारे राजनीति के लिए खराब है, हमारे डेमोक्रेसी का नाम बुरा करता है। लेकिन हमारी जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमिक सिचुएशन, इसके भी खराब है। अगर आप धमकी और करप्शन और ब्राइबरी से चलाएं तो हमारी उन्नति नहीं हो सकती है। जो हमारे जो जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं वो कहते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ट्रस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। विश्वास होना कि मैं ऐसा करूंगा और मुझे विश्वास बहुत ही महत्व है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। अगर आप कहेंगे कि अगर आप मेरी बात ना माने, हम धमकी करेंगे, पुलिस आपके पीछे चलवा देंगे, आईटी, तो इससे ठीक है आप एक सरकार बना लेंगे राजस्थान में या मध्य प्रदेश में, लेकिन आप देश का भविष्य कैसा होगा आप समझिए। लेकिन मध्य प्रदेश में तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ नहीं किया, कांग्रेस पार्टी गई लेकिन कुछ हुआ नहीं। सुप्रीम कोर्ट में मानता हूं अपना काम सही तरीके से नहीं कर रही है जी। खास करके इलेक्शन मध्य प्रदेश एक उदाहरण है, लेकिन इलेक्शन बॉन्ड का जो चर्चा है, और आप देखिए तो उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। पैसा कैसा मिलता है, कैश कौन देता है, ये तो बिल्कुल गलत है। लेकिन अब मैं थोड़े बड़े सवालों पे आती हूँ, जैसे लार्जर क्वेश्चंस ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, कि आपने कई बार जिक्र भी किया है कि किस तरह से इस दौर को, क्या इमरजेंसी से हम इसके पैरेलल्स हम लगा सकते हैं या नहीं, क्या कोई समानांतर हमें मिलता है नहीं, उस पे सवालों पे मैं आऊंगी जरूर। लेकिन अभी मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि कोई भी जो लोकतंत्र है उसका जो स्वास्थ्य है अगर जांचना है तो उसका पैमाना ये है कि जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, वो किस तरह से काम कर रही हैं, जिसमें अभी आपने जुडिशरी के ऊपर आपने एक कमेंट किया। इसके अलावा मैं मीडिया भी कहना चाहती हूँ, इन्वेस्टिगेटिव जो एजेंसीज हैं हमारी, हम उनका भी जिक्र कर सकते हैं। इसके अलावा और इसके अलावा ब्यूरोक्रेसी का भी जिक्र हमें करना चाहिए। ऐसे में क्या ये कहना ठीक होगा कि जो हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं अगर वो समझौता कर रहे हैं अपने रोल से, तो क्यों ना एक पॉलिटिकल पार्टी इसका फायदा उठाए? आपको लगता है कि अगर इनकी जगह कांग्रेस पार्टी होती तो क्या वो फायदा नहीं उठाती? क्या वो ये नहीं चाहती कि उसको भी ब्रेजन पावर मिल जाए? ये जो हमारे जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस है, इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि ब्यूरोक्रेसी हो, हमारी सरकारी अफसर हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे मीडिया भी हो, इसके साथ जो इंटरफियरेंस कांग्रेस ने ही शुरू किया, खास करके इंदिरा गांधी के जमाने में, और उसके बाद भी इलेक्शन कमीशन, जब कांग्रेस यूपीए की सरकार थी, इलेक्शन कमिश्नर मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी चुनते थे, जो वो सोचते थे कि वो अपने पार्टी के फेवर में कुछ जजमेंट दें। लेकिन अब जो मैं कहूंगा, जैसे कि मैंने अपने लेख में लिखा, नरेंद्र मोदी इज इंदिरा गांधी ऑन स्टीरॉइड्स। इसका जो अनुवाद मैं ठीक से नहीं, आप तुम्हारी हिंदी में बहुत अच्छी है, तो आप बताइए इसका अनुवाद कैसे करेंगे हिंदी में? नरेंद्र मोदी इंदिरा गांधी ऑन स्टीरॉइड्स, इसका अनुवाद कीजिए मतलब ये कि यानी इंदिरा गांधी से भी आगे निकल गए और उससे भी ज्यादा इंदिरा गांधी नशा होकर बहुत ही आगे जा रहा है, राइट? शायद इसका अंग्रेजी में जो उसका असर पड़ता है, शायद हिंदी में ठीक तरीके से अनुवाद नहीं कर पा सकते हैं। तो जो इंदिरा गांधी ने शुरू किया वो इतना आगे ले गए नरेंद्र मोदी, और कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे देश में जिनको इंदिरा गांधी ने भी नहीं छुआ, जैसे कि हमारी जो फौज है। इंदिरा गांधी ने कभी अपने आदमी को आर्मी चीफ नहीं बनाया। जो स्टेट्समैन बिपिन रावत कई सालों से दे रहे हैं। मेरे प्रदेश में, मैं कर्नाटका का रहने वाला हूं, मेरे प्रदेश में 2 साल पहले चुनाव हो रहे थे, असेंबली इलेक्शंस, और हमारे ये आए फौज के चीफ जनरल रावत और कहने लगे कि हमारे जो कर्नाटक के एक जाने माने जनरल थे करियप्पा, उनको आप भारत रत्न दीजिए। तो ऐसा बयान देना इलेक्शन के पहले, और आप हमारे जो बिल्कुल पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहे थे जो हमारे विद्यार्थी कर रहे थे एसीए के माध्यम में, मैं भी था उसमें, और हमारे फौज वाले हमारे चीफ कह रहे हैं कि तुम क्यों हमारे विद्यार्थी को तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो पॉलिटिसाइजेशन ऑफ द आर्मी, हमारे फौज को राजनीति में लाना,
रूलिंग पार्टी के फेवर में लाना, ये बिल्कुल नया है। इंदिरा गांधी ने ये नहीं किया। हमारे इंदिरा गांधी ने ये नहीं किया, आप ये कह रहे हैं कि ये पहली बार। इंदिरा गांधी ने कोशिश किया, हम्म। लेकिन फौज के जो चीफ थे उस जमाने में, जनरल रैना, उन्होंने बिल्कुल इनकार किया था। मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, तुम्हारे लिए मैं प्रोपेगेंडा नहीं करूंगा। लेकिन जनरल रावत के कई ऐसे हैं, स्टेट्समेंट्स हैं, जब से वो चीफ बने, अब वो सीडीएस बन गए हैं, जिनसे लगता है ही इज ए बीजेपी सपोर्टर। ये बिल्कुल गलत है। आर्मी चीफ को ऐसा करना बिल्कुल गलत है। मीडिया पे जो धमकी दी जाए जी, इंदिरा गांधी ने भी दिया, लेकिन इंदिरा गांधी भी हमारे हमारे न्यूज़पेपर प्रोप्राइटर को कई बार वो फोन करते थे कि ये जो संपादक है, रिपोर्टर, इसको हटा दो। लेकिन जिस तौर से नरेंद्र मोदी की सरकार ने मीडिया को कुचला है, उसको बिल्कुल डरे हुए हैं लोग। वायर, स्क्रोल, एनडीटीवी हिंदी, रवीश कुमार, कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो बिल्कुल स्वतंत्र खड़े हैं, वो डरते नहीं हैं। लेकिन बाय एंड लार्ज मैं कहूंगा ज्यादातर लोग डरे हुए हैं, उनके विज्ञापन लिए जाएंगे। अगर आप देखेंगे हमारे जो टीवी एंकर्स हैं हिंदी और अंग्रेजी में, रवीश कुमार के अलावा बिल्कुल प्रधानमंत्री की जो चापलूसी और चमचागिरी करते हैं, लगता है कि हम डेमोक्रेसी में नहीं, वी आर लिविंग इन सम रॉयल रेजिम, जैसे कि अकबर या राणा प्रताप की कोई राजा की कोई चापलूसी करे। तो इससे जो है हमारे ऐसा इतनी गंभीर स्थिति पहले कभी नहीं थी हमारे इंडिपेंडेंट। डर के कर रहे हैं या आप कह रहे हैं चापलूसी कर रहे हैं? डर के कैसे? दोनों डर भी है। लेकिन ये भी बाबा साहेब अम्बेडकर ने जब वो फाइनलाइज कर रहे थे, उन्होंने एक स्पीच दिया था जहां उन्होंने कहा कि भक्ति इन रिलीजन इज अ रूट टू द सैल्वेशन ऑफ द सोल। कि धर्म में या अपने क्या बोलते हैं, रिलीजन में अगर आप भक्ति का पूजा करें, या अल्लाह की करें या कृष्ण की करें, वो ठीक है, उससे आपको कुछ शांति मिलता है और आप सोचते हैं कि आप कहीं स्वर्ग पहुंच जाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा भक्ति इन पॉलिटिक्स इज अ रूट टू डिक्टेटरशिप। कोई नेता की ऐसी पूजा कभी नहीं करे। और उनकी बात हमने नहीं सुनी। मेरी उम्र तुमसे काफी ज्यादा है। मुझे बिल्कुल याद है कि इंदिरा गांधी की पूजा कैसे होती थी। उनके एक साथी थे देवकांत बरुआ, उन्होंने कहा इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। लेकिन अब जो नरेंद्र मोदी की जो पूजा करते हैं, अब देखिए हमारे जो अखबार हैं, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, अंग्रेजी में, मैं अंग्रेजी की बात करूं, इंडियन एक्सप्रेस तो दिल्ली से छपते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, रोज माने हफ्ते में 3 बार इन तीनों अखबारों में कोई मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर लिख रहा है नरेंद्र मोदी जी इज द ग्रेटेस्ट लीडर, नरेंद्र मोदी जी हैज कॉन्कर्ड कोरोना, नरेंद्र मोदी जी से कोई लीडर नहीं है, उन्होंने भारत को इतना आत्मसम्मान दिया है, उन्होंने भारत को वो सुपर पावर बनाएंगे। आप बताइए, ये ऐसा जो होता था, ये होता था हमारे पुराने राज्यों में। हम महाराजा या नवाब की उनके मंत्री थे, वो ऐसे बोलते थे। लेकिन डेमोक्रेसी में कभी इंदिरा गांधी के मंत्री ने अभी ऐसा कभी नहीं बोला। वो डरते थे इंदिरा गांधी से। लेकिन तो अगर हमारे जो मंत्री हैं, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, ऐसे चापलूसी करें और कहें नरेंद्र मोदी तो देवता जैसे हैं, ही इज ग्रेटर देन गॉड, ऐसा बोलें, तो इससे हम हाउ विल बी फ्लरिश, हाउ विल इंडिपेंडेंट थॉट फ्लरिश। तो पत्रकार तो है, कुछ तो डर से भी करते हैं और कुछ बिल्कुल ये भक्ति मैंने अंधाधुंध नहीं। चलिए आपकी बात मान लेते हैं कि कुछ डर से कर रहे हैं, कुछ भक्ति से कर रहे हैं। मान लेते हैं कि जो मंत्री गण हैं, उनके सहयोगी हैं, वो जिस भी वजह से करते हो। बल्कि एक बहुत ही तस्वीर में देख रही थी उनकी कि अपने जो मंत्रिमंडल के लोग हैं उनसे मिल रहे थे प्रधानमंत्री, और वो बीच में एक ऊंची जगह पर बैठे हुए थे और बाकी जो उनके मंत्री हैं वो दोनों कतार में, ऐसा लग रहा था कि कोई दरबार लगा हुआ है। और अंग्रेजी में इसको कहा जाता है फर्स्ट अमंग द इक्वल्स। इसका मतलब ये है कि यानी जैसे कैप्टन होता है किसी टीम का, इसका मतलब वो ऊंचा नहीं है दर्जे में, सिर्फ ये है कि वो फैसले ले सकता है। यानी कि वो भी एक मंत्री ही है, वो प्रधानमंत्री है लेकिन है एक मंत्री ही। तो वो भी जिस तरह से अपने मंत्रिमंडल को चला रहे हैं, वो अखबारों में भी नजर आता है, वो इस तस्वीर में भी नजर आया। लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ, चलिए इनको आपने इल्जाम दे दिया कि ये लोग इस तरह से कर रहे हैं, आम जनता की मुझे बात बताइए। प्रधानमंत्री कहते हैं कि ताली बजाओ थाली बजाओ, लोग सड़क पे आके नाचने लगते हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि आप मोमबत्ती जलाइए,
लोग पटाखे जलाने लगते हैं, दीवाली हो जाती है, उत्सव बन जाता है, इसको आप क्या कहेंगे? उनको किसने घूस दे दी, किसने डरा दिया? तो उससे पहले मैं उसका इस प्रश्न का जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि ये व्यक्ति पूजा जो है ये भाजपा के परंपरा में नहीं है। भाजपा हर वक्त कहती थी और आरएसएस के लोग भी कहते थे हम व्यक्ति पूजा नहीं करते हैं। व्यक्ति पूजा सिर्फ कांग्रेस वाले ही करते हैं, चाहे इंदिरा गांधी का हो, चाहे राजीव गांधी का हो, चाहे सोनिया गांधी का हो। आप देखेंगे जो पहला इंडिया का सरकार था, वाजपेयी जी की पूजा ऐसे कोई नहीं करता था। वाजपेयी, अडवाणी, जोशी, यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी, जसवंत सिंह जो उनके मंत्री थे, उनको ही वाज रियली फर्स्ट अमंग इक्वल्स। और कैबिनेट गवर्नमेंट में फर्स्ट अमंग इक्वल्स ही होता है। बोरिस जॉनसन जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो ऐसे आप वो ऊपर थोड़ी बैठते और उनके नीचे साथ उनके मंत्री नीचे बिल्कुल माने कारपेट पे दरी पे बैठे हो, ऐसा नहीं है। तो जो नरेंद्र मोदी ने जो कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी, व्यक्ति पूजा जो उन्होंने जारी किया है, उन्होंने चलाया है, ये बिल्कुल भाजपा के परंपरा इतिहास के खिलाफ है, पहली बात। दूसरी बात, तो तुमने कहा कि आम जनता भी कर, इसीलिए बाबा साहेब अंबेडकर ने ये बयान दिया था, दैट्स व्हाई ही वार्नड अस, कि हमारे भारत में भक्ति बहुत चलता है। हम विराट कोहली को भी की भक्ति करते हैं, चाहे अमिताभ बच्चन को भी सोचते हैं ही इज गॉड। ये तो मैंने लिखा था सुपरस्टार सिंड्रोम। चाहे कोई कंपनी हो, चाहे कोई क्रिकेट टीम हो, चाहे सरकार हो, एक आदमी उसका नेतृत्व कर सकता है, लीडरशिप दे सकता है, गाइडेंस दे सकता है, डायरेक्शन दे सकता है, लेकिन खुद नहीं चला सकता है। एक आदमी के माने नरेंद्र मोदी खुद अपने आप भारत को सुपर पावर नहीं बना सकते हैं। ही नीड्स अ टीम। उनको अच्छे मंत्री चाहिए, ब्यूरोक्रेट्स चाहिए, क्रिटिसिज्म हो। मैं कहता हूं, मैं एक बात कहूं आरफा जी, कि देखिए 6 साल से ऊपर हो गए, हमारे प्रधानमंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है। इसका मतलब क्या है? कि वो डरते हैं प्रेस से, कि वो क्रिटिसिज्म नहीं सुनना चाहते हैं। अगर वो जैसे कि ट्रंप मेरे 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 समझ में, अंग्रेजी में बोलूंगा, ट्रंप इज मोर डिक्टेटोरियल देन नरेंद्र मोदी। अब उनकी जो पर्सनैलिटी है, इट इज इवन मोर डोमिनेटिंग। लेकिन क्योंकि वो अमेरिका इज अ मोर एडवांस डेमोक्रेसी देन इंडिया, उनको डेली या हफ्ते में एक बार तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ता है। और अगर आप सच नहीं सुनेंगे, अगर आप और लोगों का क्रिटिसिज्म नहीं सुनेंगे, अब सरकार ठीक तरीके से नहीं चला पाएंगे। अंग्रेजी में एक फ्रेज है, फीडबैक लूप। कोई भी लीडर हो, जैसे कि वायर का संपादक हो, या इन्फोसिस का चेयरमैन हो, या क्रिकेट टीम का कैप्टन हो, कोई भी लीडर हो, कोई भी, उसको फीडबैक लूप होना चाहिए। लोग से सुने कि मेरे गलतियां क्या हुई, मैं कैसे सीख सकता हूं, मैं अच्छे पॉलिसी कैसे तय कर सकता हूं। नरेंद्र मोदी हैज नो फीडबैक लूप, ही हैज ओनली चापलूसी लूप। गुहा साहब, नरेंद्र मोदी और इंदिरा गांधी का जिक्र हो रहा है और ये कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी जो है वो भाजपा की इंदिरा गांधी हैं, लेकिन आप अपने लेख में ये कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी तो कम से कम सेक्युलर थी, वो प्लूरल भारत में, प्लूरल इंडिया में यकीन रखती थी, और नरेंद्र मोदी तो बहुसंख्यकवादी है। तो क्या हम ये कहें कि नरेंद्र मोदी एक कम्युनल इंदिरा गांधी है? कम्युनल और उनसे भी ज्यादा घमंडी। कम्युनल तो हैं, और लेकिन घमंडी। जैसे मैंने कहा, अपने लेख में मैंने कहा कि अगर इंदिरा गांधी से गलती हुई, वो मान लेते थे, एकदम नहीं, 3 साल बाद, 5 साल बाद उन्होंने, वो समझ गए थे कि इमरजेंसी गलत है, तो उन्होंने चुनाव, इमरजेंसी हटाया, चुनाव को तय किया कि चुनाव होंगे। और ये जो उन्होंने डिसीजन लिया, ये बिना संजय गांधी के पूछ के, क्योंकि संजय गांधी बिल्कुल उनसे भी ज्यादा डिक्टेटर थे। तो मैं कहूंगा कि नरेंद्र मोदी और इंदिरा गांधी में काफी कुछ सिमिलैरिटी है। इंदिरा गांधी भी कहती थी कि आई एम इंडिया इज इंडिया इज इंडिया, इंदिरा इज इंडिया। उन्होंने भी इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस को नष्ट करने की कोशिश की, चाहे प्रेस हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे और, लेकिन नरेंद्र मोदी, इंदिरा गांधी जैसे, उनके पास डिक्टेटर लाइक टेंडेंसीज हैं। वो चाहते कि मैं ही राज करूं,
उसके उसके ऊपर वे कम्युनल हैं। उसके ऊपर मैं कहूंगा कि वो देश की जो संस्कृति की समझ नहीं है उनके पास। इंदिरा गांधी जानती थी कि हमारे आदिवासी भाई बहन कैसे रहते थे। इंदिरा गांधी को हमारे कल्चर, हमारे जो संस्कृति थी, हमारी हमारी हमारा साहित्य, हमारा हमारी संगीत के बारे में इंदिरा गांधी को बहुत ही ज्यादा माने नॉलेज था। तो मैं कहूंगा ही नरेंद्र मोदी इज इंदिरा गांधी प्लस 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 प्लस। चलिए, सत्ता पक्ष की बात की, विपक्ष पे भी आना चाहिए हमें कि विपक्ष की जो जिम्मेदारी है लोकतंत्र में वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी के ऊपर पिछले एक हफ्ते में जितनी लानत मलामत, जिसे उर्दू में कहते हैं, जितनी आलोचनाओं का पूरा एक एक सैलाब आ गया कि कांग्रेस पार्टी बिल्कुल बेकार पार्टी है, अच्छी विपक्ष नहीं बन सकती है, राहुल गांधी को हट जाना चाहिए, सोनिया गांधी को हट जाना चाहिए, और सचिन पायलट जैसे लोग या जो सिंधिया जैसे लोग हैं वो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि इस पार्टी में उनका कोई भविष्य नहीं है। पहली बात तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या विपक्ष के तौर पर अभी एक तरह का विचारात्मक, एक आइडियोलॉजिकल क्राइसिस से गुजरता हुआ आप देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी को, जिसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि उसको सॉफ्ट सेक्युलरिज्म से काम लेना चाहिए, या उनके बहुत सारे नेता, उन्हीं के पार्टी के जो नेता हैं, नेतागण है, वो ये कहते हैं कि भाई नहीं, आप सॉफ्ट हिंदुत्व करिए क्योंकि जनता यही चाहती है। अब भारत की जनता को सेक्युलरिज्म नहीं चाहिए। क्या आपको लगता है कि ये आइडियोलॉजिकल क्राइसिस सबसे बड़ी वजह है कांग्रेस पार्टी की? ये आइडियोलॉजिकल क्राइसिस है, लेकिन सबसे बड़ी कमजोरी कांग्रेस पार्टी की खास करके और विपक्ष की ब्रॉडली है लीडरशिप क्राइसिस। नरेंद्र मोदी को लोग वोट क्यों देते हैं? 2019 में वोट क्यों दिए? क्योंकि लोग डरते थे कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी को देश की जनता बाय एंड लार्ज उनको मैं कहूंगा इनकॉम्पिटेंट मानती है कि इनसे ये इनके राहुल गांधी के बस की नहीं है कि वो देश चलाए। उन्होंने कभी, उनके पास कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस नहीं है। 10 साल यूपीए की सरकार थी, वो मंत्री नहीं बने। वो सिर्फ ट्विटर पे ज्यादा एक्टिव है। अगर मैंने ये सवाल राहुल गांधी से पूछा था, मैंने पिछले चुनाव में उनका इंटरव्यू किया और मैंने पूछा कि भाई आपके पास तो कोई प्रशासनिक अनुभव नहीं है। उन्होंने कहा कि ये उनकी कॉन्शियस चॉइस थी कि मनमोहन सिंह सरकार पर कोई ऐसा शेडो ना आए और इसलिए वो नहीं चाहते थे कि वो मंत्री बने। तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं बन सकते थे, वो उसको एक इस तरह से लेते हैं कि उन्होंने ये अच्छा फैसला किया। अच्छा, अब देखिए, अब वो चाहते तो वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्यों नहीं, वो कोशिश क्यों नहीं की? लेकिन मैं राहुल गांधी को मैं कहूंगा अल्फा जी की दिल्ली की लिबरल मीडिया जो है, दिल्ली की मीडिया उनको माने उनको इजी राइट देती है। मैंने 8 साल पहले 2012 या 13 में जब यूपीए की सरकार थी, मैंने एक लेख लिखा था, राहुल गांधी इज अ वेल मीनिंग दिलेतांत। एंड मैं उसका अनुवाद करूंगा। 8 साल की बात, पहले की बात है। वेल मीनिंग मतलब दिल उनका सही है, दिल अच्छा है, लेकिन वो काम डट के काम नहीं कर सकते हैं। कभी मन इसमें चलता है, कभी उसमें, डट के काम नहीं कर। अब एक बात बताऊं आपको, मैं आपके व्यूअर्स को 10-15 मिनट में हमारी बातचीत चल रही है, आपको पता चलेगा कि मेरा जो हिंदी जो है बहुत बढ़िया नहीं है, लेकिन मैं राजनीति में नहीं हूं। राहुल गांधी को देखिए, 15 साल अमेठी के एमपी रहे, हिंदी हार्टलैंड में राजनीति करते थे, उनकी हिंदी इतनी खराब है। जब ये कोरोना क्राइसिस शुरू हुआ और उन्होंने पहला इंटरव्यू दिया और लोगों ने कहा देखिए वो पत्रकार को माने उनके सवाल ले रहे हैं प्रधानमंत्री ने, मैं मानता हूं कि ही इज वेल मीनिंग, उनका दिल सही है, लेकिन उनके सब जवाब ज्यादा अंग्रेजी में थे। अगर आप, इसका मतलब है कि अब 15 नरेंद्र, इस देश अगर कोई नरेंद्र मोदी के खिलाफ आना चाहता है, उनको चैलेंज करना चाहता है, तो पहली यह है कि उनकी हिंदी बढ़िया होनी चाहिए, क्योंकि देश के लोग, जो सबसे ज्यादा लोग हिंदी समझते हैं, अंग्रेजी नहीं समझते। तो अगर आप देश का जो सबसे इंपॉर्टेंट भाषा है उसको भी नहीं बोल सकते। नहीं, शशि थरूर तो केरला के है, उनसे मैं नहीं कह रहा हूं कि शशि थरूर हिंदी बोले, आप तो लेकिन आप कह रहे हैं कि उनकी हिंदी अच्छी होनी चाहिए और आप
जी, वो एक आप ही ये कहते हैं कि मीडिया जो है, लिबरल मीडिया उनको इजी रास्ता देता है। मैं तो कहती हूँ कि जितनी उनकी आलोचना होती है शायद ही कम नेताओं की होती होगी, और इसकी वजह उनके कांग्रेस पार्टी के जो करीबी लोग ये मानते हैं कि वो अकेला ऐसा नेता है जो आरएसएस का नाम लेके ये कहता है कि इस संगठन को हमारे देश में नहीं होना चाहिए, इनको सरकार नहीं चलानी चाहिए। अल्फा जी, उनका जो हिंदी का जो ये एक ये एक ही कमजोरी है, और इट इज नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीकनेस। हिज लैक ऑफ कमांड ओवर हिंदी इज नॉट हिज मोस्ट इंपॉर्टेंट वीकनेस। हिज मोस्ट इंपॉर्टेंट वीकनेस इज कि वो नामदार है। हमारे देश में खास करके प्रजातंत्र में हम ये नहीं पूछते हैं कि आपके परदादा को, आपके दादा कौन थे, आपके परदादा कौन थे। पहले पूछते थे, अब नहीं पूछते। पूछते आपने क्या किया। महेंद्र सिंह धोनी की क्या खासियत है कि ये बंबई के अंग्रेजी मिडिल क्लास से नहीं आए, वो खूब झारखंड से आए, ही सेल्फ मेड। हमारे जो नंदन नीलेकनी जो जाने माने एंटरप्रेन्योर हैं, उनकी क्या खासियत है कि उनका नाम बजाज या टाटा नहीं है। तो इस देश में, हम भारत में लोग चाहते हैं कि आप अपने खुद अपना अपना नाम आप खुद बनाएं। और मैं कहता हूं बीजेपी में भी नामदारों की कमी नहीं है, नामदारों की कमी तो बीजेपी में भी नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी काम नामदार नहीं है। नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है, नरेंद्र मोदी के पॉलिटिक्स और आइडियोलॉजी के मैं बिल्कुल खिलाफ हूं। मैं हिंदुत्व के खिलाफ हूं, मैं उनके उनके जो हमारे अथॉरिटेरियनिज्म के खिलाफ हूं। लेकिन लोग जानते हैं कि वो खुद आए, उनका कोई फादर नहीं था, गॉडफादर भी नहीं था। मैं एक बात बताऊंगा, गांधी परिवार में, इसीलिए मैंने कहा कि राहुल गांधी इज वेल मीनिंग, उनका दिल अच्छा है। गांधी परिवार में वही अकेले हैं जो राहुल गांधी, जिनको पता है कि शायद देश नहीं चाहता है कि एक और गांधी आए कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में। इसीलिए जब उन्होंने पद छोड़ा, कांग्रेस प्रेसिडेंसी का पद छोड़ा 1 साल पहले, उन्होंने कहा कि इट शुड नॉट बी फ्रॉम द गांधी फैमिली। लेकिन सोनिया और प्रियंका नहीं मानते। प्रियंका ने कल 10-15 दिन पहले कहा, आई एम द ग्रैंड डॉटर ऑफ इंदिरा गांधी। इसका क्या मतलब है? आप बोलिए, मैंने ये क्या करा है? मैंने मेरी राजनीति ऐसी है, मेरे विचार ऐसे हैं। 21वीं शताब्दी में बोलना, 2020 में, सन 2020 में बोलना, आई एम द ग्रैंड डॉटर ऑफ इंदिरा गांधी, लोग क्या समझेंगे ये तो बिल्कुल नामदार है और कुछ नहीं। चलिए गुहा साहब, ये कांग्रेस पार्टी की बहस तो बहुत लंबी है, लेकिन मैं आपसे ये जरूर जानना चाहती हूँ कि ये जो बार बार कहा जाता है कि अकेले नेता हैं इस वक्त पूरे देश में, कांग्रेस पार्टी में भी, जो ये समझते हैं, जो हु टेक्स ऑन आरएसएस, जो कि आरएसएस को सीधे सर के बल जो है वो ये कहते हैं कि भाई इस संगठन को नहीं होना चाहिए, और इसीलिए मीडिया का एक बड़ा तबका, नेताओं का एक बड़ा तबका उनको डिस्क्रेडिटेड करने का काम करता है कि वो की बात करते हैं। इफ यू वांट टू टेक आउट आरएसएस, ट्विटर पे मत कीजिए, आप सड़क में कीजिए। हाँ। आपके ही चैनल में, वायर में, प्रशांत किशोर ने का इंटरव्यू था करण थापर के साथ 2-3-4 महीने पहले, जब ये माइग्रेंट वर्कर्स का सवाल आया, और प्रशांत किशोर ने कहा कि जब नरेंद्र मोदी ने 4 घंटे का नोटिस दिया, और बेचारे जो रोजगार थे शहरों में, वो चाहते थे कि हमें यहाँ ना नौकरी है, ना कोई पैसा है, ना कुछ खाने को है, हम अपने गांव वापस जाएं, और जा नहीं सकते थे, वो चल के जा रहे थे। और प्रशांत किशोर ने सही कहा कि क्यों नहीं कोई विपक्ष नेता उनके साथ चले, 2 दिन चले, 3 दिन चले। इंदिरा गांधी के जब दलितों के ऊपर अत्याचार हुआ था बिहार में, इंदिरा गांधी विपक्ष में थी, दिल्ली से गई बिहार, और पहले ट्रेन से गई, फिर ट्रेन से आप जाते हाथी के ऊपर गई थी, ठीक है। तो आप ये आरएसएस के साथ लड़ाई करना ट्विटर पे, इससे नहीं चलेगा। और मैं कहूंगा अल्फा जी, मैं इस प्रश्न का मैं ये उत्तर दूंगा कि जब लोग कहते हैं कि ये ही एक नेता है जो आरएसएस के खिलाफ लड़ रहे हैं, किसी और को मौका नहीं मिलता है। आप अमरिंदर सिंह को कांग्रेस प्रेसिडेंट बनाइए, आप भूपेश बघेल को कांग्रेस प्रेसिडेंट बनाइए। आप क्यों सोचते हैं कि ये नहीं लड़ेंगे, डट के नहीं लड़ेंगे, और हिंदी में लड़ेंगे, अंग्रेजी में नहीं, और ट्विटर पे नहीं लड़ेंगे, सड़क पे लड़ेंगे। तो ये जो कांग्रेस को फैमिली फॉर्म बनाए, एक ही परिवार उसका कंट्रोल करे, इस विपक्ष की कमजोरी का ये एक सबसे महत्वपूर्ण कारण है। डेमोक्रेसी का एक दूसरा बड़ा पहलू भारतीय लोकतंत्र का खासकर ये है कि अगर भारतीय लोकतंत्र धर्मनिरपेक्ष नहीं है तो वो
लोकतंत्र भी नहीं बचेगा, क्योंकि एक धर्म आधारित समाज में जहां बराबरी नहीं है, इंसाफ नहीं है, वो लोकतंत्र नहीं हो सकता। इसका मतलब कि भारत के लिए सेक्युलरिज्म न सिर्फ इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, बल्कि इसलिए भी जरूरी है कि अगर भारत को एक लोकतंत्र रहना है तो उसके लिए धर्मनिरपेक्ष रहना होगा। मैं आपसे बड़ा सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि हम जानते हैं कि सत्ता पक्ष एक जो बड़ी पार्टी है, आरएसएस, भाजपा, इनका तो सेक्युलरिज्म से कोई लेना देना पहले भी नहीं था और पिछले 6 सालों में वो रिश्ता अब भी खत्म हो चुका है। इसके अलावा जो हमने डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस का जिक्र किया, आप आर्मी तक की बात को ले आए कि वो भी नहीं बचा है इस बात से कि जो विचारधारा है सत्ता पक्ष की। इसके अलावा विपक्ष में आप ये देखिए कि बहुत कम ऐसे लोग हैं जो अभी नाम लेने वाले बचे हैं सेक्युलर का। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि भारत में जो धर्मनिरपेक्षता है उसका भविष्य क्या है अगर तमाम विपक्ष, तमाम सत्ता पक्ष, तमाम डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग द मीडिया अगर उसका नाम नहीं लेते और जनता इस बात को लेकर ठीक है, वो उस बात को लेकर नाखुश नहीं है, तो क्या भविष्य है? भविष्य बहुत ही गंभीर है, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर मैं सेक्युलरिज्म के बजाय मैं कहूंगा रिलीजियस प्लूरलिज्म, हर धर्म की इक्वालिटी हो, उसके बजाय भारत एक नहीं रह सकता है, भारत शांत नहीं रह सकता है, भारत की उन्नति नहीं हो सकती है। जब हम स्वतंत्र बने 1947 में, जवाहरलाल नेहरू ने हर मुख्यमंत्री को एक चिट्ठी लिखा, बहुत ही महत्वपूर्ण चिट्ठी, अक्टूबर 1947 में, हमारे स्वतंत्र होने 3 महीने बाद उन्होंने कहा, व्हाटएवर पाकिस्तान डज टू इट्स रिलीजियस माइनॉरिटीज, अपने माइनॉरिटीज को जो भी पाकिस्तान करे, हमारे देश में सब एक ही हम, वी हैव टू गिव आवर मुस्लिम्स इक्वल राइट्स इन दिस पॉलिटी। तो उसके बजाय, और खास करके जब से बीजेपी की सरकार आई 5-6 सालों में, मेरे समझ में खास करके हमारे मुसलमान भाइयों और बहनों को सेकंड क्लास सिटीजन बनाया जा रहा है। और ये बिल्कुल मैं मानता हूं कि हमारी लड़ाई इसके खिलाफ जरूर होनी चाहिए। आज ही एक बहुत अच्छा लेख है न्यूज क्लिक एक वेबसाइट है, उसमें एक बहुत अच्छा लेख अंग्रेजी में, हमारे काफी वरिष्ठ पत्रकार है, बहुत ही मैं उनका आदर करता हूं, आजाद अशरफ, उन्होंने लिखा है कि आज मुसलमानों की स्थिति दलितों से भी गंभीर है, डरे हुए हैं, वो बोल नहीं सकते हैं, वो आगे नहीं आ सकते हैं, उनको इक्वल राइट्स कहीं नहीं दिया जाता है। और ये खास करके मोदी शाह का जो सरकार है, मैं मानता हूं कि दिस इज द मोस्ट डेंजरस थिंग दे आर डूइंग। देश का बंटवारा कर रहे हैं, हमारे मुसलमान भाई और बहनों को धमकी देते हैं, अटैक्स हो रहे हैं, दे आर ट्रीटिंग देम लाइक सेकंड क्लास सिटीजंस, दैट दे आर नॉट इक्वल सिटीजंस। और इसके खिलाफ हमको सब को खड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर हम हिंदू राष्ट्र बने तो हमारा भविष्य बहुत ही गंभीर है। नहीं तो गुहा साहब कौन है, हम सब कौन है? मैं ये पूछ रही हूँ कि कुछ इंटेलेक्चुअल्स जिनको लिबरल्स कहा जाता है ट्विटर की भाषा में, तो वो लिबरल्स खाली 2, 4, 6 दर्जन होंगे, 100-200 लोग होंगे। क्या ये लोग अगर चाहें तो ये बार बार सेक्युलरिज्म की बात कहते रहे और सत्ता पक्ष, विपक्ष, तमाम डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस अगर उन्होंने डिसओन कर दिया और भारत की जनता भी अगर इसी राजनीति पर बार बार वोट देकर बिठा रही है नेता को गद्दी पर, अगर भारत की जनता ये चाहती है कि भारत हिंदू राष्ट्र बन जाए, तो कैसे बचेगा? वो तो है, लेकिन देखिए, हमको जनता को समझाना चाहिए कि आप पाकिस्तान की स्थिति देखिए। पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र बना, पाकिस्तान में पहले से पहले उन्होंने कहा कि वी आर ए इस्लामिक रिपब्लिक, सो क्रिश्चियंस एंड हिंदूज आर सेकंड क्लास। तब उन्होंने कहा नहीं, अहमदिया को भी हम प्रोसिक्यूट करेंगे, फिर शियाओं को। आप उनकी हालत देखिए, पाकिस्तान की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक हालत देखिए। आप चाहते हैं कि हम एक हिंदू पाकिस्तान बने? आप वो शीशे में दिखाइए इन लोगों को, हमको, कि ये स्थिति है पाकिस्तान की, ये हमारी स्थिति होगी। अगर हम धर्म को, अगर हम मजॉरिटेरियनिज्म को सबसे इतना इंपॉर्टेंस देंगे, तो ये हमारी स्थिति होगी। जी, गुहा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम इंटरव्यू में हिस्सा लेने के लिए, हमारी पूरी बातचीत के लिए। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।
स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।